नमस्कार। आप बिहार और झारखंड देख रहे हैं। बिहार और झारखंड न्यूज 24 का यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और इस वक्त झारखंड में किसी भी वक्त चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अभी तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो चुनाव के जो मतदान की तिथि होंगी वो छठ के बाद होंगी और 22 नवंबर के पहले होंगे। तो ये 2 या 3 चरणों में भी करने की बात हो रही थी। झारखंड में मुख्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता में जो टीम आई थी, चुनाव आयोग की टीम वहां पे गई थी और उसने सारी तैयारियों का खुद जायजा लिया था। और उसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि दशहरा के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और जो चर्चा है कि आज से कल तक में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो फिलहाल चुनाव आयोग पूरी तैयारी में है, लेकिन अभी तक झारखंड में इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन, अभी तक उनकी तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं है। ना तो एनडीए गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ है और ना ही इंडिया गठबंधन में। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में पहले से झारखंड में जो आजसू और बीजेपी के बीच जो है वो बात तो लगभग फाइनल हो चुकी है। हालांकि कितनी सीटें मिलेगी ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपनी वहां दावेदारी जताई है और सरयू राय जेडीयू में शामिल हुए हैं और इस पर माना जा रहा है कि 2 से 3 सीट जेडीयू वहां पे लेगी। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो एनडीए में रस्साकसी मची हुई है, जो माथापच्ची चल रही है, वो चल रही है लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बीच में। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं और लगभग सभी सीटों पर हमारी तैयारियां हैं। अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो हम सभी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। फिलहाल इस कहां कहां पे लोजपा की दावेदारी है, इसका जिम्मा उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी तक आजसू हो या फिर हमको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट अभी नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस यही स्थिति है, कांग्रेस है, जेएमएम है, वामपंथी पार्टियां हैं, तो अभी तक उनके लिए भी तस्वीरें साफ नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं कि चुनाव आयोग तो अपना घोषणा की तैयारी में आ गई है, लेकिन बाकी अभी तक गठबंधन में जो तैयारियां होती हैं, चाहे इंडिया या फिर एनडीए, अभी तक उसमें कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इन्हीं मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कई गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पैनल में। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह है, बीजेपी झारखंड के नेता हैं, वो रहेंगे हमारे साथ। उसके अलावा राम पुकार सिन्हा जी होंगे, आरएलएम के हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो रहेंगे। इसके आरजू खान आरजेडी से रहेंगे और साथ में झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी भी हमारे साथ रहेंगे। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले चंदन मिश्रा जी हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए, रांची से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा उनसे पहले हमने जानकारी ले ली कि चंदन जी, चुनाव आयोग तो आज से कल में घोषणा करने वाला है चुनाव को लेकर। क्या पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, तो क्या उनकी स्थिति अभी स्पष्ट है कि वो कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे और क्या उनकी तैयारी है? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि दोनों जो घटक हैं, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, ये सब लोग अपनी तैयारी, उससे सत्तारूढ़ दल का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन विपक्ष से जो भाजपा एनडीए गठबंधन है, इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लोगों ने होमवर्क पूरा कर लिया है और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर, आज या कल के अंदर, ये जो सीटों का शेयरिंग है इसकी घोषणा कर देंगे। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश केशव महतो कमलेश, उन्होंने कहा था कि जब चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा कर देगा उसके बाद हम लोग सीट शेयरिंग की घोषणा करेंगे। तो वहां पे अभी काम बाकी है। वहां भी जो होमवर्क होना था, दलों का होमवर्क चल रहा है। और वहां पे सबसे चीज है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल ने ज्यादा डिमांड कर दिया है सीटों को लेकर। अब वो मामला फंसा हुआ है। जब तक वो मामला निपटता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि ये लोग क्लियर कट अभी सीटों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन करना तो सबको है। मुझे जहां तक जानकारी है, प्रदीप जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, एनडीए में क्लियर कट है कि जो इनके घटक दल हैं उसमें आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों का स्पष्ट है। मुझे लगता है कि आजसू पार्टी को 8 या 9 सीटें मिलनी है, उससे ज्यादा का स्कोप भी नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिल सकती है मैक्सिमम। बाकी बचा रामविलास जी की जो पार्टी है रालोसपा, उसमें 1 सीट कहीं से अगर गुंजाइश होगी तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। उस पर अंतिम फैसला मुझे लगता है कि अमित शाह जी करेंगे। लेकिन अभी हम यूपीए की बात करें तो यूपीए में अभी कांग्रेस और आरजेडी के, कांग्रेस और जेएमएम के बीच ही अभी समझौता होना बाकी है। अगर ये दोनों तय कर लेंगे कितने कौन सीटें लड़ेगा, तभी बात स्पष्ट होंगी। और फिर आरजेडी का मसला इनको सुलझाना होगा। इस बार इनके साथ में
वाम दल भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि वाम दल जो CPI-ML और मार्क्सिस्ट थे, वो दोनों का मर्जर हो चुका है, मार्क्सिस्ट का मर्जर हो चुका है CPI-ML में, तो उनका क्लेम ज्यादा सीटों पर होगा। मुझे लगता है कि जो सीटें मार्क्सिस्ट पहले जीत चुकी थी वो सीटें तो रहेंगी ही, उसके अलावा जो भाकपा माले की जो सीटें हैं वो सीटों पर उनका क्लेम होगा। मिला जुला के 3-4 सीटों से कम उनका नहीं होगा क्लेम। CPI और CPM को इन लोगों ने अभी दरकिनार कर दिया है, उनको सीटें देते नहीं है अपने गठबंधन में, तो उनका इतना दबाव भी नहीं बन पाता है कि इनके कुछ बिगाड़ सकें। इसलिए मूल फैक्टर होगा यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच पहले सीटों का बंटवारा हो जाए। झामुमो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगा, क्योंकि वह जिस ढंग से लोकसभा में 3 सीटें हासिल की है तो उसका भी हौसला बुलंद है, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा हौसला भी पस्त है और कांग्रेस को इस बार बैकफुट पे जाना पड़ेगा, उनकी सीटें घटेंगी इस बार। पिछली बार 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है कि झामुमो चलिए हम चंदन जी आपके पास फिर आएंगे, बाकी मेहमान समझे। संजय हमारे साथ जो प्रदीप सिन्हा जी हैं, प्रदीप सिन्हा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सब कुछ सीटों को लेकर जो तालमेल की बात थी वो हो चुकी है क्या? क्योंकि कल जीतन राम मांझी ने पटना में कहा था कि उनकी तैयारी सभी सीटों पर और हर हाल में वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि हम झारखंड में पूरी तैयारी के साथ हैं और वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है, कैसे आप सबको मिला के चल रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता है, उनको मीडिया में जाने के बजाय NDA फोरम में बातें रखनी चाहिए, क्योंकि समाधान वहीं से निकलना है। मीडिया कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं उनको हम साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिन दलों की यहाँ पर सांगठनिक स्थिति अच्छी हो या उनकी सक्रियता हो पहले, तो उन लोगों के लिए पार्टी ने पहले से चर्चा शुरू की हुई है, चाहे आजसू हो या जदयू हो। लेकिन अब लोजपा भी चुनाव लड़ना चाहती है यहाँ से, और जीतन राम मांझी ने जो क्लेम किया है कि हम भी यहाँ लड़ना चाहते हैं, हमारी तैयारियां पूरी है। तो ये बातें शीर्ष स्तर पर जब नेता बैठेंगे तो सारी कुछ बातें तय होंगी कि किसको कितनी सीटें दी जा सकती। इसलिए आपस में कहीं खींचतान वाली बात भी नहीं है, ना कहीं कोई आपसी अविश्वास वाला माहौल है। सब कुछ समय रहते तय हो जाएगा। और अभी आप कैप्टन चला रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर घमासान, मैं समझता हूँ कहीं घमासान नहीं है, बिल्कुल ये आसान मामला है हमारे लिए, क्योंकि ये पहले भी हम करते आए हैं और हम बहुत, आप देखेंगे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीजें हो जाएगी। और जो गठबंधन सहयोगियों को जो सीटें दी जाएंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी ताकि उनके भी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीते, और साथ साथ जो हमारे गठबंधन के सहयोगी वो भी अपना सहयोग अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर आकर हमारे प्रत्याशियों को जिताने में लगाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम सांगठनिक तौर पर और जब लोगों के बीच जाए तो कहीं कोई इब्बट वाली बात ना हो, बल्कि पूरी ताकत के साथ हम चुनावी मैदान में जाए, इस बात की अब तैयारी चल। चलिए ठीक है, फिर आएंगे आपके पास प्रदीप जी। आरजू खान जी, आपने सुना चंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि NDA खेमे में लगभग तैयारी हो चुकी है, इंडिया खेमे में अभी तक तैयारी नहीं हो चुकी है और RJD को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, सीटें ज्यादा मांगी जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, चंदन मिश्र जी का हमेशा झुकाव मैं देखता हूँ 2 डिबेट से कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा रहता है। खैर ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि बिहार से लेके झारखंड में जिस तरीके से विरोधाभास नजर आ रहे हैं NDA के अंदर, वो चीजें इस 2024 के इलेक्शन में संसद से लेके सदन भी, कोई किसी भी सदन में आपको नहीं दिखा इंडिया अलायंस के कुनबे में। लेकिन ये कह रहे हैं तो चलिए, इनके अभिव्यक्ति की आजादी है, चंदन जी कह ले। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि हरियाणा के बाद जो है इंडिया अलायंस के जो है हौसले पस्त हो गए हैं। तो मैं चंदन जी को स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको ये पता होना चाहिए कि जो 56 इंच की जो सीना दिखाते थे, जो कि आर्टिकल 370 लाने के बाद भी पता चलता है कि लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, और उसके ये सब तमाम ऐतिहासिक काम करने के बाद भी वहां सरकार नहीं बना पाती है NDA की जो है गवर्नमेंट, उसके बाद ये हौसले इंडिया की क्यों पस्त होंगे? इंडिया अलायंस के तो हौसले बुलंद हैं। और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में हमने तमाम दिग्गजों को हराया है, हम नीचे से ऊपर तक गए हैं। तो हमारे जो ये चंदन मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारे हौसले पस्त हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इनको कोट करके ये कहना चाहूंगा कि हमारे हौसले पस्त नहीं है। आर्टिकल 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी होने के बाद,
इतने ऐतिहासिक काम होने के बाद भी इंडिया अलायंस जो वहां से जीती है, तो हौसले हमारे क्यों पस्त होंगे? और हमारे अलायंस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऑलरेडी कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, कहीं भी पब्लिक डोमेन में अमिताभ जी नहीं है कि इंडिया अलायंस को लेके खींचतान चल रही है। एनडीए अलायंस को लेके खींचतान चल रही है। चंदन मिश्र जी को ये सही से विश्लेषक के तौर पे बता देना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अभिव्यक्ति की आजादी है। चलिए हम चाहेंगे आगे बढ़े, चंदन जी से जवाब ले ले पहले आरजू खान जी ने जो बताया। आरजू खान जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको अपना पार्टी का पक्ष लेना ही चाहिए। लेकिन आप पूरे देश में आप देखिए अमिताभ जी कि हरियाणा चुनाव में जो उम्मीदें की जा रही थी, जो लहर बनी हुई थी कांग्रेस प्रो लहर, सारे मीडिया, सारे एग्जिट पोल, और जब परिणाम उलट के आता है तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस और उनके जो साथी दल हैं उनके लिए वज्रपात की स्थिति बनी? मैं ना बीजेपी के पक्ष से बोल रहा हूँ न इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, जो हकीकत है मैं बयां कर रहा हूँ। और कश्मीर की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर की, वह चुनाव का परिणाम कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप घाटी में देखें तो वहां बीजेपी का जो प्रयास था, बीजेपी ने हासिल की, वहां विफलता मिली। और जहां जम्मू में इनको सीटें आनी थी वो सीटें आई। वहां पे कांग्रेस ने भी कोई अच्छा नहीं किया। कांग्रेस को आप देखे हैं तो कांग्रेस अगर चाहती तो जम्मू में ज्यादा सीटें ला के कम से कम बीजेपी को आउट कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस की जो आप सफलता देखें वो कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता नहीं मानी जा सकती। इसलिए आरजू खान जी की बातें समझ में बात आती है कि उनको अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की वकालत करनी चाहिए। लेकिन फैक्ट यही है कि हरियाणा चुनाव ने कई सवालों का जवाब दिया है। जो हवा और लहर बनी हुई थी, ये सब लोग, हम मीडिया वाले लोग भी कह रहे थे कि वहां कांग्रेस को तो जीतना ही जीतना है। लेकिन कांग्रेस को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा देश देखा। इसलिए ये कहना कि हौसला पस्त नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि जहां उम्मीद जगी रहती है, ज्यादा होती है उम्मीदें, और वहां उम्मीद नहीं पूरी होती है तो हौसला तो पस्त होता ही है। आरजू जी, आप भले छिपाएं ना बताएं, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा देश देख चुका है कि हरियाणा चुनाव ने आप लोगों को क्या दिया। चलिए ठीक है, फिर हम लोग राम पुकार सिन्हा जी के पास जाते हैं। राम पुकार जी, बिहार में आप सरकार के साथ दीजिए, फिर आएंगे। अच्छा चलिए आरजू जी बताइए। बोलिए। देखिए, जिस तरीके से बता रहे हैं चंदन मिश्र जी, अब पता नहीं क्या उनकी परेशानी है, मुझे नहीं समझ में आती है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के तमाम मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने दम ठोक ठोक के कहा कि मैंने देश को जो है, कश्मीर को मैंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन आरजू जी देखिए, आप कश्मीर की बात करें, हम झारखंड को लेकर जो सवाल किया था आपने जवाब दिया ही नहीं, तीसरी बार भी नहीं दिया। मैं तो आपसे खुद में कह रहा हूँ अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहा हूँ कि आपने खुद देखा होगा, ये एविडेंस है, ये नजीर है कि एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है और उसको आपके खुद चैनलों पे और तमाम चैनलों पे दिखाया गया। लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि इंडिया अलायंस के अंदर कलह चल रही है सीट शेयरिंग को लेके। और मैं बात कर रहा हूं, अगर इस चीज को आप कहते हैं तो मेरे तरफ कहां से याद आता है ये चीज? हमारे अंदर कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं कुछ अगर होगा भी तो ये चीज पब्लिक डोमेन में थोड़ी आई है। पब्लिक डोमेन में तो आप कुछ और चला रहे थे। आपने खुद डिबेट किए हैं झारखंड को लेके कि क्या बोलते हैं, हम पार्टी 10 सीटें चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी चाहे तो बोल रहे थे, उनके प्रवक्ता हम ही साथ में बैठे थे कि हम 40 के 40 सीटों पे मजबूत हैं। और प्रदीप सिन्हा जी वहां तो कम से कम बातें चल रही है ना, आपके यहाँ तो मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक झारखंड चुनाव को लेके। हमारे अंदर सब कुछ ठीक है ना। जैसे ही चुनाव का अनाउंस होगा, देखिएगा हमारा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो पता चलेगा, आप तो खुद उस पर चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से कि एनडीए के अंदर खुद कई खेमे बन चुके हैं, चाहे वो SC/ST का मामला हो, चाहे वो फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो। बिहार से लेकर झारखंड में यही तो चल रही है। 2024 के इलेक्शन के बाद पता तो चला कि हर चीजों पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कदम उठाती है और 32 मिनट के बाद वो पीछे खींच लेती है। संसद के पटल पे आपने देखा 5-5 चीजें वापस ले ली, तो विपक्ष मजबूत हो गया और सत्ता में बैठे हुए लोग तो कमजोर हो गए ना। अमिताभ जी, मैं एक सवाल आरजू जी से करना चाहूंगा बतौर पत्रकार। आप आरजू जी बता दें कि झारखंड में आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी? ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है, कोई प्रवक्ता नहीं तय करता है। और कोई भी प्रवक्ता नहीं कह सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। नहीं, मैं कैसे चर्चा करूं? मैं बड़ी मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं कि कोई भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी का हो, वो अपने से अनाउंस ही नहीं कर सकता कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे। अनाउंस मत कीजिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम 22 सीटों पे लड़ेंगे।
और देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कह दिया कि हम 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। एकदम आपने ठीक कहा है। ये सब रस्साकसी का खेल चलता रहता है और अंततः यही होता है कि लास्ट में सारी चीजें मैनेज हो जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। लेकिन उस पार्टी की चीजें जो है वो आपके पोर्टल पे आती है, आपके चैनल्स पे चलता है, ये बड़ी बात होती है। आप एनडीए को लेकर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तमाम चैनलों पर ये डिस्कस होता है, उसमें इंडिया अलायंस का नाम ही नहीं आता है कि कहीं कर रहे हैं। रामपुकार सिन्हा जी की बातें सुन लेते हैं क्योंकि काफी देर से हैं। रामपुकार सिन्हा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जी गठबंधन सरकार में भी है, तो ये बताइए कि जो स्थिति आरजू खान जी बता रहे हैं कि प्रवक्ता डिसाइड नहीं करता, लेकिन जो स्थिति झारखंड को लेकर है, आपको क्या लगता है वहां क्या स्थिति है अभी? देखिए अमिताभ भाई, आरजू खान जी की बात को मैं सुन रहा था और आप मुझे समय दे रहे थे, मैं अपना समय भी उनको दिया हूं। देखिए, आरजू खान जी की पार्टी की हाल, जो राष्ट्रीय जनता दल की हार झारखंड में हो गई है, वो इस तरह है कि बेगाने 7 दिन में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल हो गया है झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कितना तरजीह देता है, कांग्रेस आई कितनी तरजीह देती है राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में, ये तो वक्त बताएगा। वहां के वरिष्ठ पत्रकार भाई चंदन मिश्रा जी बोल ही रहे थे कि कितनी आपकी सीटें लड़ने जाएगी, वो तो वक्त बताएगा। थोड़ा देर का और समय का इंतजार कीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि जो बोल रहे थे कि एनडीए गठबंधन में सीटों के लिए मारामारी और आपाधापी है, ये शायद वो अपने दिमाग से निकाल दे कि एनडीए गठबंधन में झारखंड विधानसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई झिझक नहीं है और वहां ऑल इज वेल है और सारा सिस्टम से वहां काम चलेगा झारखंड में। और इस बार पूरी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। हरियाणा में तो मीडिया के लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कांग्रेस कितनी अपार बहुमत से आ रही है और जनता ने क्या वहां दिखा दिया। देखिए, जनता का जो मन और मिजाज है पूरे देश में इस बार एनडीए गठबंधन की जहां जहां जिस राज्यों में सरकार है या नहीं है, वहां एकदम पूरी मुस्तैदी का जहां चाहती है कि भाई वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बने। केंद्र में 5 साल का स्थायी सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बन चुका है, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हम लोग गठबंधन के सहयोगी लोग हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि पूरी, हमारा तो पुराना बिहार है झारखंड, हमारा पुराना बिहार है। 2000 में भले 2 राज्य बन गया, लेकिन आज भी वहां का तमाम जो लोग हैं वो बिहार के मनो और मिजाज से मिलते जुलते हैं झारखंड में। तो इतना हम कह सकते हैं कि इस बार बिहार का हवा जो उत्तर से बहेगा और सीधे दक्षिण की तरफ चला जाएगा और बिहार में बिहार की जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, सेम उसी तरह झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी अमिताभ भाई। और इतना मैं आपको जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का लहर पूरा जाएगा झारखंड के विधानसभा चुनाव में और झारखंड में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। चलिए जी प्रदीप सिन्हा जी, देखिए हमारा जो आज का सवाल इसलिए भी है क्योंकि कल जीतन राम मांझी जी ने पटना में किया था, उससे पहले उन्होंने कहा कि अब झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे और कोशिश ये होगी कि हम गठबंधन में रह के चुनाव लड़े। दूसरी बात कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि गठबंधन हमारा बिहार के लिए है, अगर हम झारखंड में जाते हैं बात बनी तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ यही बातें लोजपा की तरफ से भी आ रही है, सामने आ रही है। तो ये बात आरजू खान जी सही बात बोल रहे थे। अभी तक देखिए जो ये दोनों नेताओं की जो गठबंधन में आपके जो दोनों सहयोगी हैं, उनके जो सवाल जो आ रहे हैं तो उसका जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से आया नहीं है कि हम इनको कितनी सीटें देंगे नहीं देंगे। बैठकें भी जो हुई हैं वो आंसू के साथ आपकी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के साथ इस मुद्दे पे नहीं हुई है। देखिए, जहां तक गठबंधन के प्रश्न वाली बात है और सीट शेयरिंग की बात है, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में ही सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि सीट नेतृत्व जब बैठेगा तो कितनी सीटें किसको दी जानी है, इस पर बातचीत हो जाएगी। अब मैं आता हूँ, आरजू खान ने कुछ सवाल किए। एक तो झारखंड के विषय में शायद इनको पता नहीं होगा और 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जो सरकार चल रही है उसमें एक विधायक है जो कि मंत्री, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री हैं राज्य सरकार में, रामेश्वर उरांव। कभी उनका स्टेटमेंट आया था कि आरजेडी तो बिहार की पार्टी है, यहाँ उनका क्या काम है। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जब सहयोगियों में इस तरह की मनमुटाव हो, भावना ऐसी हो कि ये तो बिहार की पार्टी है, झारखंड में ये क्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बोलिया बिस्तर बंधा हुआ ही समझ लीजिए। वो ठीक है, खींचतान में 1-2 सीट मिल जाए तो बिल्ली के भाग से छीका टूटा हुआ माना जाएगा। और जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का, हम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग भी करेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि जो छल प्रपंची सरकार है, जो झूठ के बुनियाद पर खड़ी है, आज जाकर
तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जब इनके कार्यकाल का अंतिम समय आ गया, अंतिम महीना चल रहा है, कार्यकाल के जब शुरुआत हुई उस समय इनको याद नहीं आया बहनों के सम्मान का और महिलाओं के सम्मान का। तो राज्य की जनता भी समझ है कि सरकार ठगने के लिए ही अलग अलग तरह की योजनाओं का नामकरण करके हमसे वोट लेना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी में विश्वास इसलिए है कि हमने लगातार 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन सरकार की विफलता का आप कह सकते हैं कि उसका हमने बिल्कुल एक्सपोज करने की कोशिश की और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और आप देखेंगे जी नहीं, आज हेमंत सोरेन, आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है, वहां पे कई घोषणाएं भी की है, नियुक्ति पद भी बांटा है। दूसरी तरफ ईडी की रेड भी चल रही है उनके एक मंत्री के करीबियों के यहाँ। कैबिनेट की बैठक हो चुकी हुई, चूंकि 12 बजे से कैबिनेट की बैठक थी। अंदेशा था कि आज शायद चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, राज्य में चुनाव की घोषणा होगी, इसलिए चंदन मिश्रा जी कैबिनेट जी बताएं, कंटिन्यू करें प्रदीप जी, कंटिन्यू करें। जी मैं बोल रहा था कि अमूमन जो कैबिनेट की बैठक 4 बजे के बाद होती थी, आज 12 बजे इसलिए किया गया कि उनको अंदेशा था कि आज शायद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये आनंद फानंद में सारी चीजें की जा रही हैं, इसलिए स्पष्ट है राज्य की जनता समझ रही है कि सरकार जल्दबाजी में है। अब कुछ घोषणा करके सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश की जा रही है, उसको भी जब हम जनता के बीच जाएंगे, एक्सपोज करेंगे कि सरकार ने अमुक अमुक योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ अंतिम कार्यकाल में इसलिए किया ताकि उनके लिए आप वोट का माध्यम बन सके। जब पिछले बार 2019 के चुनाव में इनको 50 सीटें मिली थी, तो ये छाती ठोक रहे थे कि हमें 50 सीटें मिल गई, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। लेकिन इस बार ठीक उसके उलट होने जा रहा है। आज ईडी की छापेमारी भी चल रही है, मिथिलेश ठाकुर जो है मंत्री जी, उनके करीबियों के घर छापेमारी चल रही है। देखिए, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, या फिर इलीगली जो जिन लोगों ने धन अर्जित किया है, उनके खिलाफ ईडी एक संवैधानिक संस्था, वो कार्रवाई कर रही है। उनका अपना कामकाज का तरीका है, उसमें पार्टियों का कोई लेना देना है। लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार के एक एक कारनामे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य की जनता के लिए भी विचारणीय विषय है कि जनता सोचे कि आखिर जिसके हाथों में 50 सीटों की ताकत थी, उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किस तरह से किया। अपने लोगों को पोषित पल्लवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भ्रष्टाचार के कारनामे एक से एक हैं इनके किस्से। आज भी कई साथी हेमंत सोरेन के जेल में बंद है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र में बड़ी तादाद में, आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जिस तरह से खनन घोटाले किए, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। चंदन मिश्रा जी, आज जैसा कि उन्होंने सवाल किया था प्रदीप सिन्हा जी से भी, आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद कई लोगों को नौकरी की घोषणा हुई है और हेमंत सोरेन ने कई घोषणाएं भी कैबिनेट की बैठक में की है। लेकिन दूसरी तरफ आज फिर एक बार एक और मंत्री के करीबी के यहाँ छापेमारी ईडी की चल रही है और विपक्ष का साफ तौर पे कहना, और ये मुद्दा भी इस चुनाव में बनने वाला है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर भी झामुमो और इनकी अलायंस पार्टियां जो मुद्दा बना रही हैं। तो आप कहाँ देखते हैं कि इन छापेमारियों का इन मुद्दों से क्या ताल्लुकात है? देखिए, ईडी की छापेमारी तो एक कहते हैं जो प्रक्रियागत कार्रवाई है वो हो रही है। मनीष रंजन जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उनके यहाँ छापामारी हो रही है। मनीष रंजन के यहाँ पहले जो थी उनको बुला के ईडी ने पूछताछ भी किए और पूछताछ के बाद कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं और उन्हें ईडी के सवालों के जवाब देने हैं। दूसरी बात है कि अभी जो ईडी की दूसरी कार्रवाई हुई है उसमें वहां पे जल संसाधन पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, और आप देखें उनको एक और एडिशन विभाग दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये दोनों विभाग में जो काम होने थे, खास करके जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, आप पूरे झारखंड में चले जाएं, किसी से पूछें तो आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने 40% भी काम नहीं किया, जबकि देश के अन्य राज्यों में काफी काम हो चुके हैं। और यहाँ पे घोटाला हुआ, मैं कहूँगा तो फिर आजू खान साहब जी को तकलीफ होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पक्ष ले रहा हूँ। यह स्थिति ये बनी हुई है कि कोई भी काम इनका पूरा नहीं होता, बुरा है। और मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ कैबिनेट में घोषणाएं कर रहे हैं। अब घोषणा करके होगा क्या? सवाल ये कि अगर मान लीजिए आपने जो नौकरी के लिए बात कही थी कि नौकरी हम देंगे,
ये मामला जैसे ही नौकरी के लिए बात आती है, परीक्षाएं हुई, परीक्षा में पेपर लीक हुआ, लड़के आंदोलित हुए, ये जांच के लिए चली गई। अब उसका परिणाम कब आएगा? आपने तो कहा था कि हम सितंबर में परिणाम दे देंगे, घोषित कर देंगे, नौकरी दे देंगे। तो इस तरह से परीक्षाएं लेना और उसमें पारदर्शिता नहीं होना, गड़बड़ियां होनी है, तो आप जनता को या यहाँ के युवाओं को ठग ही रहे हैं। इसलिए ईडी के बारे में अब अगर सत्ता पक्ष कुछ भी हल्ला करता है तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी अपनी जो करनी है उसकी जगह उनको फल भुगतना पड़ रहा है। अभी तो गनीमत मानिए अमिताभ जी की, अगर सारे विभागों में छापामारी हो जाए ना तो कोई मंत्री नहीं बचेंगे, अधिकारी जो वहां पे जिनके पास करोड़ों रुपए के पैसे नहीं जमा हुए। आप देखें, ग्रामीण विकास मंत्री पूर्व में थे आलमगीर आलम, अभी जेल में है। 35 करोड़ रुपया उनके कर्मचारी के अधिकारी के पास मिलता है। तो सोचिए कि पैसे का किस तरह से बंडर बांट हुआ, योजनाओं का बंडर बांट हुआ है। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा बच्चा जानता है झारखंड में कि यहाँ पे किस ढंग से सरकार काम कर रही है। इसलिए आज जो स्थिति है, अब ये कितनों दांत टिको रहे हैं खींचे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईडी की कार्रवाई सच मायने में कोई बायस कार्रवाई नहीं है, ये स्वाभाविक कार्रवाई। और आप देखेंगे तो कोई भी योजना का जो फलीभूत होना चाहिए नहीं हो पाता। और कैबिनेट में अब घोषणाएं करें मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं करनी है, अब उनकी सरकार बनेगी तो घोषणा को आगे ले जाएंगे, और नहीं बनेगी तो घोषणाएं रह जाएंगी। इसलिए अब इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रखता। जी अमिताभ, मैं थोड़ा इस कार्यक्रम में विदा लूंगा इसलिए कि मुझे मैं रास्ते में मुझे निकलना भी। बहुत धन्यवाद। ठीक। तो आरजू खान जी, आपने देखा प्रदीप सिन्हा जी भी थे और उन्होंने आपकी पार्टी के जो जिला राष्ट्रीय जो राज्य अध्यक्ष है उनकी बातों को भी कहा कि किस तरह से 42 सीटें की मांग की गई थी और 2 सीटें देने की बात हो रही है। तो इस स्थिति में और एक तरफ ईडी की रेड भी चल रही है, तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि झारखंड में आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें परिस्थितियां किस तरह से आपके अनुकूल होंगी और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो सीबीआई ईडी की जो बात करते हैं, आप उसका पूरा रिपोर्ट निकाल लीजिए सीबीआई ईडी का। ये पता चलता है ये जिनको कहते हैं भ्रष्टाचारी, जिनको कहते हैं और फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, वहां सीबीआई ईडी पहुंचती भी नहीं है, वहां झक भी मराने नहीं जाती है। पता चलता है 90% चीजों में क्लीन चिट दी जाती है, सिर्फ 10% पे कार्रवाई होती है। तो सीबीआई ईडी जो है पूरा देश की जनता जानती है, इसको भ्रमित करने की कोशिश न की जाए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीबीआई ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ है। जब जरूरत होता है तब उसको भेज दिया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है, चाहे वो बिहार हो चाहे आपके झारखंड हो। और तमाम चीजें आई हैं और कितने बार परेशान किया गया सीबीआई ईडी गिरफ्तारियों से, और कितने बार ऑपरेशन लोटस चला है झारखंड में, आपको ये भी पता होगा कितने बार ऑपरेशन लोटस चला और फेल हो गया। और वो आने वाले वक्त में भी जनता का जनादेश फेल ही करेगा और वहां पे झामुमो की सरकार आएगी, जेएमएम की सरकार आएगी, आपको देख लीजिएगा। इनके कहने से नहीं होता है। और सीबीआई ईडी कितनी ट्रांसपेरेंसी है ये एक एक आदमी जानता है कि सीबीआई ईडी को इन्होंने जो मतलब देश के जो संवैधानिक जो संस्थाएं थी उनको गिरवी रखने का इन्होंने काम किया, और तमाम ऐसी 32-34 कंपनियां हैं जो कि सरकारी थी उसको बेचने का भी काम किया है इन्होंने। तो ये अगर इस तरीके की बात न करे तो बेहतर है, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि सीबीआई ईडी वही पहुंचता है जहां इनके प्रधानमंत्री देश के और गृह मंत्री भेजते हैं। जहां इनकी अलायंस नहीं होती है वहां ऑपरेशन लोटस चला जाता है और फिर वो फेल हो जाते हैं। जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं। अर्जुन जी, हमारे पास समय की कमी है, लास्ट कमेंट हम चाहेंगे। राम पुकार सिन्हा जी हैं, राम पुकार जी गठबंधन में आप भी हैं, अलायंस में आप भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि इन दोनों के जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में है कि हम इतनी सीटों पे लगे, इनकी जो अपनी दावेदारियां हैं। हालांकि ये सभी दावेदारी करके लास्ट में बोलते हैं कि हम गठबंधन में हैं और उसके बाद हम बात करेंगे, नहीं होगा उसके बाद। लेकिन अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो इस कंडीशन में अभी तक तो इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन की बातें नहीं हुई। तो आप भी गठबंधन के एक सहयोगी दल है, आपको क्या लगता है कि इन्हें अपनी मांग उचित फोरम पे रखनी चाहिए या फिर मीडिया के सामने रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, एनडीए गठबंधन में बिहार में 5 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इसके इतर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी हम लोगों के साथ है, जिसके नेता आदरणीय पशुपति पारस जी हैं। तो मुझे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में रखने से समस्या का समाधान नहीं ना होगा। जब एनडीए गठबंधन की बात, जैसे लोकसभा चुनाव में सारी चीजें दिल्ली में बैठ कर तय हुआ कि भाई को कितने सीट पर लड़ेगा,
ये हो गया। दूसरा झारखंड का चुनाव है और झारखंड में एनडीए गठबंधन के बिहार की जो पार्टी लड़ना चाहती है उस पार्टी को एनडीए का जो नेशनल कमेटी होगी तो आज मैसेज भी अच्छा जाएगा। हमें जो लोग हमारे सहयोगी जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है जो झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका संगठन मजबूत है, जो काम कर रहे हैं वहां कई वर्षों से, तो भाई वो एनडीए गठबंधन का जो फोरम है उस एनडीए गठबंधन के फोरम में बैठकर उस तमाम बातों को रखने के बाद ही कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। इस तरह मीडिया के साथ या पब्लिक डोमेन में जाकर ये कहना कि हम उससे कुछ समाधान नहीं होगा। और हम अपने सहयोगी एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी मैं आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि पब्लिक के डोमेन में कहने से पहले एनडीए गठबंधन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठकर हर चीज के समस्या का समाधान निकल सकता है। और राजनीति में तो खासकर बैठकर ही समस्या का समाधान निकलना है, तभी एनडीए गठबंधन झारखंड के विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी और अच्छा ढंग से भी काम होगा। और जो पार्टी जहां काम कर रहा है, संगठन है, वहां तो चुनाव लड़ना ही चाहिए, मैं भी कहना चाहता हूं। और जहां जिसकी मजबूती है उस पार्टी को वहां प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, खासकर एनडीए गठबंधन के एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी संगठन के मामले में वो बहुत हार्ड एंड फास्ट निर्णय लेते हैं कि जहां संगठन है, मजबूत है, हमारा चुनाव लड़ने वाला तो भाई उसको वहां से चुनाव लड़ाना चाहिए कार्यकर्ता को। तो एनडीए गठबंधन में जो पार्टी वहां से चुनाव, हमारे एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी पार्टी है चुनाव लड़ना चाहती है, जिसका संगठन मजबूत है, वहां इसके लिए एनडीए का जो नेशनल कमेटी का जो फोरम है उस फोरम में बैठकर इस बात को रख के और इसका समस्या का समाधान करना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं अमिताभ भाई कि एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी को जहां जहां चुनाव लड़ना है ये सारी बातें हो रही है और पब्लिक के डोमेन में नहीं बल्कि इंटरनली हम लोगों को जो जानकारी है ये सारी बातें हो रही है और बहुत जल्दी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोग एनडीए गठबंधन में। बाकी समझे एनडीए अलायंस के लोग जहां उनकी सरकार अभी है और बहुत चंद दिनों की सरकार है, इसके बाद क्या होगा देख लीजिएगा। न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आप ही लोग बहस में हम लोग को पुनः बैठाइएगा कि झारखंड में क्या से क्या हो गया। जी अमिताभ जी। आरजू खान जी लास्ट कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छी बातें हैं, अपने सहयोगी दलों को जो है इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया और इन्होंने बताने की कोशिश की कि आप लोग सर फुटअव्वल मत करिए, पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन इनकी बातों को सर फुटअव्वल देखिए आरजू खान जी बात को देखिए, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम लोग भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बात का जो बोले सिर्फ फुटअव्वल वाला शब्द मैंने कहीं प्रयोग नहीं किया है और आप उस बात को कर रहे हैं तो हमको देखिए आरजू खान भाई हम लोगों की बात को बतगर बनाने में बहुत आता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये न्यूज चैनल है और इस पर हम लोग ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करें कि हम लोगों की बात को कोई सुनने वाला कहे कि भाई लेमैन सब आकर बैठकर बहस कर रहा है। न्यूज 24 जो राष्ट्रीय चैनल है ये चैनल मैं कहूँ मैंने बिहारी भाषा में मैंने उच्चारण कर दिया, मैंने बिहारी भाषा में हम चंपारण के खाटी भोजपुरिया है, बुझ नहीं रहा चंपारण का हम खाटी भोजपुरिया है। जब भोजपुरी बोले लगे आरजू भाई तब जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना राम पुकार जी की आपको नीतीश कुमार ही तवज्जो नहीं देते हैं। आप नीतीश कुमार जी को समझा लीजिए, नीतीश कुमार जी हमको कौन तवज्जो देते हैं? ए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को कहने का जरूरत नहीं है। हमारे नेता का क्या तवज्जो है पूरा बिहार और हिंदुस्तान जान गया। हमारे नेता का क्या तवज्जो है कि पूरा हिंदुस्तान जान गया और आपको बिहार की जनता जानती है को नहीं मिला नीतीश कुमार जी ने। अरे हमारे नेता हीरा है। तो ये थे झारखंड के चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखिए अभी तस्वीरें अगले 24 घंटे में साफ हो जाएंगी जब चुनाव की घोषणा होंगी और उसके बाद दोनों ही गठबंधन में क्या क्या हाल हो रहा है फिर और सारी चर्चाओं को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।